तालिबान को अफ़गानिस्तान के इक़्तिदार में वापस आए हुए 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने गनी हुकूमत को हटाते हुए पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था। 5 साल पहले जो तालिबान की वापसी को लेकर जो ख़दशात थे और कई सारे सवालात थे, तो क्या सवाल यही है कि जिन ख़दशात को और जिन तशवीश का इजहार 5 साल पहले किया गया था, क्या वो तशवीश आज भी बाकी है या बाकी नहीं है? और दूसरा अहम सवाल ये है कि इन 5 सालों में तालिबान ने अपने तर्ज़ हुकूमत में क्या तब्दीली लाई जो पहले वाली हुकूमत में थी? और दूसरा अहम सवाल ये है कि 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी दुनिया के दूसरे ममालिक तो दूर, ख़ुद मुस्लिम मुल्कों ने भी अब तक तालिबान को कबूल नहीं किया। आखिर तालिबान को कबूल नहीं करने के पीछे क्या वजह है? और एक अहम हैरत अंगेज़ बात ये हुई है कि भारत से अफ़गानिस्तान का, जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो रिश्ता बेहतर हुआ है। और रिश्ता बेहतर होने की क्या वजूहात हैं? आज हमारे साथ इन्हीं सारे सवाल पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद रियाज साहब। रियाज साहब आलिया यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं और अफ़गानिस्तान पर उनकी गहरी नज़र है, अफ़गानिस्तान जा भी चुके हैं। प्रोफेसर रियाज साहब, आपका इंसाफ नेटवर्क पर खैर मकदम है। मेरा पहला सवाल यही है कि इन 5 सालों में अफ़गानिस्तान में क्या तब्दीली आई है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से नूरुल्लाह भाई। 5 साल में जो तालिबान की हुकूमत रही है, इसमें एक जो तालिबान के की तरफ से अगर बोले तो सबसे बड़ा एक जो अचीवमेंट है वो ये है कि एक बेसिक स्टेबिलिटी आई है और कंसोलिडेशन ऑफ पावर हुआ है। जो पिछले बार के आपने जो जिक्र किया, जब 90s में जब तालिबान आई थी तो पूरे अफ़गानिस्तान पे वो कब्ज़ा करते, इसके पहले ही उनकी सरकार गिर गई थी। इस बार उन्होंने जो है शुरू से ही एक्चुअली कोई अपोजिशन की कोई गवर्नमेंट किसी स्टेट में रहने का इन्होंने मौका नहीं दिया। पंजशेर के आखिर तक पहुंच के इन्होंने पूरे कंट्री को अपने कंट्रोल में कर लिया। और मोटा मोटी शुरू में कुछ कहीं अपोजिशन, कहीं वायलेंस, कुछ ये हो रहे थे, बट 5 साल में मतलब वो पहले साल में ही कह सकते हैं कि उन्होंने एक जनरल कंट्रोल पूरे कंट्री पे ले लिया। ये उनका पहला अचीवमेंट है कि कई सालों बाद, मतलब सोवियत टाइम के बाद ये पहली बार है कि एक अफगानिस्तान में एक गवर्नमेंट है। ठीक है, ये एक मेजर अचीवमेंट। और जैसे कहने को तो जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी करज़ई और गनी साहब की, वो भी एक ही गवर्नमेंट थी, लेकिन उनके कंट्रोल में पूरी कंट्री नहीं थी जी। यहाँ तालिबान के कंट्रोल में ऑलमोस्ट पूरी कंट्री है। पंजशेर भी है। हाँ, पंजशेर भी, नॉर्थ साउथ सारे पूरे प्रोविंसेस सारे जो है उनके कंट्रोल में है। पहली एक उनकी अचीवमेंट है। दूसरी ये है कि जिस रेट में गनी हुकूमत में या उसके पहले जो रिपब्लिकन की जो गवर्नमेंट थी, स्पेशली 2013-14 के बाद से जो बहुत सारे टेरर अटैक्स होते थे, उसमें कंसिडरेबली कुछ कभी इंसिडेंट्स, सो कॉल्ड ISKP जो है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के कुछ जो दाइश जिसको हम कहते हैं अरबिक में, उनके कुछ टेरर अटैक के या इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। बट जनरली क्योंकि कोई अपोजिशन नहीं है, उसका ये कह सकते हैं कि जो सुसाइड बम्बिंग करते थे वही तो पावर में है। लेकिन जो भी वजह हो, ये हकीकत है कि एक जनरल स्टेबिलिटी है। इस लेवल पे स्टेबिलिटी है कि मैं पिछले कुछ हफ्तों महीनों से खासकर देख रहा हूँ कई सारे इंडियन ब्लॉगर जो है वो इंक्लूडिंग नॉन मुस्लिम्स, इनफैक्ट एक मैं कोई शर्मा है, मैं नाम अभी कन्फ्यूज, रुचिका शर्मा या आकांक्षा शर्मा इस तरह से कोई एक नाम है, फीमेल एक नॉन मुस्लिम वुमेन ब्लॉगर जो है अकेले अफ़गानिस्तान में घूम रही हैं। तो ये उस लेवल की सेंस ऑफ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आ गई है। ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा जो था कि अफ़गानिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो लार्जली इंटरनेशनल एड, रिपब्लिकन टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो लार्जली इंटरनेशनल एड की वजह से ही सस्टेन थी। वो एकदम से बंद हो गया था 21 के बाद। वो धीरे धीरे कम होने तो पहले ही शुरू हो गए थे, लेकिन 21 के बाद ये हुआ। तो एक ये डर था कि इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाएंगे, तो ये अभी तक इकोनॉमिकली एक सस्टेन कर लिया, इन्होंने सर्वाइव कर गया। ये नहीं है कि बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी इकोनॉमी हो गई है, लेकिन
नहीं, बीच में इस तरह की खबर आई ना कि अफगानिस्तान की ये जो करेंसी है वो तेज़ी से ऊपर जा रही है भारत के नीचे। हाँ, ये कुछ रेट में वो इस तरह की खबर आई, तो जो मैं बोल रहा था इसीलिए कि एक इकोनॉमी की सस्टेन हो गया। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी इकोनॉमी कर रही है, वो जो खबर आई थी वो एक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिकली बहुत कंट्री प्रॉस्पर कर रही है जिसको बोलेंगे, या वहाँ के लोग बहुत खुश, पैसे मतलब खुशहाल इन द सेंस के इकोनॉमिकली अच्छे पोजीशंस में बहुत लोग हैं, लेकिन जनरली एक सरवाइव कर गई इकोनॉमी। और टैक्सेशन सिस्टम तालिबान ने बहुत ठीक किया है, एक बेसिक कलेक्शन सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर भले ही वो बहुत स्ट्रिक्ट है, कुछ लोगों को लगे कि ये है, बट बेसिक जिसको बोलते हैं कि रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एक बना पाए हैं, ये सारी उनकी अचीवमेंट्स हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये 5 साल में जो बोलेंगे अगर हम कि मेजर अचीवमेंट्स हुए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि तालिबान ने जो लास्ट का जो उनका तजर्बा है, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा तनकीदें होती रही हैं औरतों के इशूज़ को लेकर, अभी भी हो रही हैं कि आज भी अफ़गानिस्तान की औरतों को पढ़ने की आज़ादी नहीं है, 6 क्लास से आगे नहीं, तो उसमें कोई तब्दीली क्यों नहीं आई? तालिबान 2 जो है वो तालिबान 1 एकदम से तो नहीं है। मैं एक चीज़ और जो भूल गया था पहले इकोनॉमिक वाले में, एक चीज़ और ऐड कर दूं कि जब 90s में जब तालिबान थे तो ओपियम उनके लिए, अफ़ीम की जो खेती और अफ़ीम, वो ऑफिशियली तो कहते थे बैन है, लेकिन सारी रिपोर्ट्स ये बताती है कि तालिबान को सस्टेन करने में ओपियम मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इस बार तालिबान जो पावर में है तो उन्होंने ओपियम कल्टीवेशन को ही बहुत हद तक कंट्रोल कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। ये पूरी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बताती है, क्योंकि कल्टीवेशन कम हो गया तो स्मगलिंग भी कम हो गई, तो ये पूरा नेटवर्क ही एक तरह से टूट सा गया है। तो ये भी एक उनका अचीवमेंट है। उसके एक रिपरकशन भी ये हैं कि जो लोग ओपियम पे ही, कल्टीवेशन पे ही डिपेंड थे, उनके लिए अल्टरनेट इतनी जल्दी अभी तक उस तरीके से नहीं बन पाया है। लेकिन दूसरा जो आपने सवाल किया कि सोशली भी अभी का जो तालिबान है वो एकदम से 90s वाला नहीं है। उस टाइम जिस तरीके से आपको रिपोर्ट्स मिलते थे कि एकदम से जैसे वीडियो कैसेट को जलाते हुए या इस तरह की चीज़ें आती थी, या रोड पे पब्लिकली बहुत बार डंडे मारते हुए इस औरतों को, या किसी की दाढ़ी नहीं है उसको, इस तरह के वीडियो या फ़ोटो सर्कुलेट होते थे, वो इस बार कम है। जनरली वो थोड़े पहले से ओपन दिखते हैं, लेकिन जैसा आपने बताया ये उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो चीज़ है, जो उनके अगेंस्ट है, जो उनकी सबसे बड़ी, मतलब हम लोगों के हिसाब से एक शॉर्ट कमिंग कह सकते हैं कि जो आपने कहा लड़कियों की क्लास 6 के बाद उनको पढ़ने की इजाज़त, मतलब ऐसी खबरें आ रही है, मुझे मालूम नहीं कि ये अभी तक तो जो हर तरह की खबर जो है हर तरफ से रिपोर्ट, ये उसको पब्लिकली बोलते हैं, इसको वो डिनाई भी नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खबरें आ रही हैं, ये तो उनका ये कहना है कि ये टेम्प्रेरी है, बट ये 21 में उन्होंने कहा था टेम्प्रेरी है, अब 26 हो गया, 5 साल हो गए, अभी तक आप कहोगे कि टेम्प्रेरी है, तो ये हजम होने वाली बात नहीं है। और इसके जो एजुकेशन, एक तो है कि वर्कफोर्स में विमेन एकदम से ख़त्म जैसी हो गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स है कि 2023-24 में 7% और 25 में तो और 5% लेबर फोर्स जो है उसमें विमेन बची है, सिर्फ 5%, और वो भी कुछ जैसे सिलाई वाले काम, इस टाइप के फ़ोटो भी सर्कुलेट होते हैं कि कुछ इस तरह के कामों में औरतें हैं, नहीं तो। लेकिन एक जो एजुकेशन में रोकने का एक जो बहुत डायरेक्ट जिसका इम्पैक्ट है, एक तो है कि वीमेन फ्रीडम, उनकी एजुकेशन, हाँ, जब जो एक सोसाइटी में जो चीज़ें हैं, जब आप आधे पॉपुलेशन को इनविजिबल जैसे कर दो पब्लिक प्लेस में और इस तरह से, वो तो एक सोशल कंसिक्वेंसेस है, बट इसके बहुत सारे और मोर क्रिटिकल कंसिक्वेंसेस। जैसे 5 साल से आप ऐसे देखें कि कोई फीमेल डॉक्टर पास नहीं हुई, 5 साल से कोई नर्स भी नहीं पास हुई, कोई मिडवाइफ भी नहीं पास हुई, तो जो विमेन की ट्रीटमेंट कौन करेगा? विमेन के जो बेसिक हेल्थ इश्यूज होंगे, जो डिलीवरी होगी, ये कौन कराएगा? ये तालिबान इस पे 5 साल में वो ये कि ये टेम्प्रेरी है, ये टेम्प्रेरी कह के जो कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर पाए? इसका एक मेन तो चीज़ है कि वो उनको जो आइडियोलॉजिकली लगता है कि ये गलत है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन उसकी वजह से जो कंसिक्वेंसेस हैं वो हम मतलब उसके बहुत सारे इम्पैक्ट है। डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ने की कई बार खबर आती है। जो चाइल्ड मैरिज जो अफ़गानिस्तान में जो फीमेल के लिए एज थी मिनिमम रिपब्लिकन टाइम में, वो 16 साल थी। उसको वो वाले जो रिपोर्ट्स हैं कि वो वाला जो एज क्राइटेरिया था उसको ही हटा दिया गया है। तो मतलब
एट एनी एज गर्ल कैन बी मैरिड, ऑल्दो वो एक सर्टेन एज के बाद ही होती है, बट ऐसा कोई लीगली कोई रूल नहीं है। जी जी, ये हटा दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जो ये उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वहाँ पे उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। ऑल्दो तालिबान ये कहेगी कि ये बस उनके लिए एक वन ऑफ द मेनी इश्यूज़ है, तो ये इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अब तक तालिबान का जो दायरा है, शुरुआत में ऐसा लगा कि रसिया और चाइना, ईरान और ख़ुद भारत बहुत ज़्यादा रुचि ले रहा है ईरान, लेकिन अब थोड़ा सा इस तरह की खबरें अब नहीं आ रही है, जबकि सफारत खाने तो हैं चीन में भी और रूस में भी, लेकिन अब तक कोई एक्सेप्ट नहीं। ये एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा अब तक तालिबान को, या उस तरफ उनकी कोशिश नहीं है? देखिए, अगर सिर्फ तालिबान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? जी। वो तो एक्सेप्टेड है ही जब उनकी एम्बेसी खुल गई, जब उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं, जब उनके एम्बेसडर नहीं है बट उनके जो भी इम्पोर्टेंट जो उनके हिसाब से तो वो एम्बेसडर ही है, जो उनके डिप्यूटेड जो एम्बेसी के में लोग हैं, डिप्लोमेट्स, वो आगे हैं। तो और जो आपने कहा रिकॉग्निशन, उसके लिए और क्या चाहिए होती है? जी जी, ये तालिबान को देखें या अफगानिस्तान, हाँ, एक जो कई बार रेस्ट्रिक्शंस होती है कि उन्हें हर बार कई बार परमिशन लेना होता है। जैसे इंडिया आने के लिए भी फॉरेन मिनिस्टर को क्लियरेंस लेनी पड़ी, तभी वो ट्रैवल कर पाए। नहीं तो मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको ये वो वैसे वाले तो है नहीं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरह के हर हफ्ते बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये जो आपने जो 2-3 कंट्री के नाम लिए, जैसे रशिया ने तो ऑलरेडी उन्हें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है। चाइना वॉज फर्स्ट कंट्री जहाँ उनके एम्बेसडर को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो जो बोलते हैं हम कि डिफेक्टो रिकॉग्नाइज हो गया। ऑल्दो डिजियोर अभी तक नहीं बोला, पर डिफेक्टो तो रिकॉग्नाइज कर दिया। इंडिया ने भी डिफेक्टो रिकॉग्नाइज कर दिया है। लेकिन क्यों नहीं कर रहे? इसमें एक जो मेन वजह है कि ये एक इंटरनेशनल, स्पेशली यूएस एंड यूरोप की तरफ से, यूरोप भी तभी करेगा जब यूएस कर पाए। जब यूएस उसको रिकॉग्नाइज करेगा तो बाकी सब कंट्री, अरब कंट्रीज हो, तो पहले 90s में तो सऊदी अरब, 90s में ये 3 कंट्री ने किया था, और सऊदी फिर बाद में ये यूएई बाद में, फिर इसमें उसमें उन यूएई सऊदी में कुछ डिफरेंसेस भी आ गए थे। 3 कंट्री ने किया था, आपने सही बोला, लेकिन पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया। लेकिन ये तब था कि तब तालिबान को ये एक तरह से अंडरस्टूड था कि तालिबान को जो है ये 3 कंट्री अगेंस्ट जो वहाँ दूसरी गवर्नमेंट थी नॉर्दर्न अलायंस की सो कॉल्ड, उसके अगेंस्ट ये लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। और लेकिन इस बार जो है उन्होंने फॉर्मली नहीं किया, लेकिन हम सबको मालूम है कि कतर में ही तालिबान का एक इम्पॉर्टेंट वो है, दफ्तर था और आज भी है। वही एक इम्पॉर्टेंट विंडो है यूरोपियन एंड दूसरे कंट्री से बात करने के लिए। आज भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो कतर इससे होती है, और दूसरे कंट्री में भी उनके रिप्रेजेंटेटिव, यूएई और इसमें तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मल जो है वो चले गए हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ऑफिशियली भले रिकॉग्नाइज नहीं किया हो, पर डिफेक्टो सबने कर दिया। डिजियोर जो आपने कहा ऑफिशियली, शायद ये रिकॉग्निशन तभी आएगा जब यूएस की तरफ से होगा, पहली बात, और यूएस भी तभी करेगा जब एक तो यूएस के अपने इंटरेस्ट सर्व होंगे, और दूसरा मुझे लगता है कि एक जो बार्गेन चिप हो सकती थी, या बहुत सारी कंट्री इस तरह की बातें करती हैं कि जैसे ये गर्ल्स एडुकेशन, मुझे लगता है कि एक बहुत क्रिटिकल एक वो है कि जब तक ये तालिबान इस पर कुछ नहीं स्टेप्स लेते, इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। ऑल्दो देर जो अफ़गान डायस्पोरा है बाहर में, उनका हमेशा ये क्रिटिसिज्म है कि डिस्पाइट गर्ल्स एडुकेशन की इतनी बुरी हालत है, या विमेन इन जनरल को ये कर दिया गया, लेकिन तालिबान मे नॉट हैव बीन लीगलाइज्ड, बट उनको एक्सेप्ट ऑलमोस्ट अब सब कंट्री ने कर ही लिया है। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि जो पाकिस्तान फैक्टर है, कि पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे नहीं है, और लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अरब ममालिक से, बिल्कुल खलीजी ममालिक से, तुर्की से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान एक फैक्टर है कि अरब ममालिक पाकिस्तान के इशारों पे या उनकी खुश करने के लिए कि हम अपना पल्ला
अफगानिस्तान की तरफ नहीं डाल रहे हैं। ये जो आपने क्वेश्चन किया उसमें बहुत एक आयरनिकल चीज़ भी है कि तालिबान को पावर में लाने में पाकिस्तान का और ISI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, पहले भी 90s में भी और इस बार पता कि जब सीना होटल में फैज अहमद फैज जो पाकिस्तान सबसे पहले ISI जो चीफ थे, वो जब सबसे पहले जो फोटो वहाँ से आई वो चाय पीते हुए आई, पर वो चाय जो है बहुत पाकिस्तान को भी महंगी पड़ी। और जो और उसकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो पॉइंट है कि वो ये तालिबान के जो काबुल में वापसी हुई वो 15 अगस्त को हुई थी। जी। तो 15 अगस्त इंडिया के भी इंडिपेंडेंस डे है, तो वो उसके बाद 1 या 2 दिन बाद वो जब फोटो सामने आता है तो वो कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक वो था कि इंडिया आउट पाकिस्तान इन, ये वाली चीज़ थी। बट आज देखेंगे तो फिर से ऐसा लग रहा है जैसे फिर से वही चीज़ इक्वेशन फिर से वापस हो गया। इसकी एक ये मैंने पहले भी कई जगह ये बात लिखने या इसको पॉइंट आउट करने की कोशिश की है कि अफ़गानिस्तान स्पेशली जो दुरंद लाइन है, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जो ब्रिटिश टाइम का कि जो इंडिया और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर था, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच का जो एक ऐसा बॉर्डर है इंटरनेशनल जिसको अफ़गानिस्तान रिकॉग्नाइज़ भी नहीं करती ऑफिशियली, तो इसकी वजह से उस दुरंद लाइन की दोनों तरफ की पॉलिटिक्स और डायनामिक्स ऐसी है कि जो भी गवर्नमेंट काबुल में होगा, माने जो ऑफिशियल अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट होगी, उनका रिलेशन पाकिस्तान से बहुत अच्छा हो ही नहीं सकता। इस्लामाबाद और काबुल का रिलेशन बहुत अच्छा दुरंद लाइन की वजह से हो ही नहीं सकता। और वही हुआ 21 में, भले ही चाय पीते हुए इन्होंने उनको वेलकम किया तालिबान को, लेकिन 2-3 साल भी नहीं हुए थे कि बॉर्डर पे स्कर्मिश शुरू हो गई, दोनों तरफ से फायरिंग होती है। पाकिस्तान का तो इल्ज़ाम है कि वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है हमारे। हाँ, ये उनका कहना है। लेकिन एक दहशतगर्दी के साथ साथ एक जो और इम्पोर्टेंट इशू है वहाँ पे कि बहुत सारे माइग्रेंट्स, इलीगल जिसको पाकिस्तान कहते हैं, पिछले 2-3 साल में करीब 3 मिलियन से ज़्यादा सिर्फ पाकिस्तान से करीब अफ़गान को एक तरह से मजबूर हुए उस तरफ वापस जाने के लिए। करीब 7 मिलियन कहते हैं, ईरान और पाकिस्तान दोनों से मिलाकर करीब 5.5 मिलियन, और बाकी फिर दूसरे ममालिक से करीब 7 मिलियन से ज़्यादा अफ़गान जो है पिछले सिर्फ 2-3 सालों में वापस गए हैं। और उसमें कई ऐसे हैं क्योंकि वो मजबूर हो गए, बॉर्डर एरिया में वहाँ बड़े फायरिंग हो रही है तो कार्रवाई हुई वहाँ पे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा जो आपने कहा तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का ये एक्यूजेशन है कि वो अफ़गान टेरिटरी में वो उनको वहाँ शय मिलती है और वहाँ से वो ये करते हैं। ये वही वाला चीज़ हो गई है जो भारत और पाकिस्तान का नहीं, जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में ही जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी, तो यही अफ़गानिस्तान काबुल जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी पे ये इल्ज़ाम लगाते थे कि तालिबान को ये लोग पनाह दे रहे। अभी उसका ये है वो जो TTP और तालिबान डायनामिक्स है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ऑफकोर्स वो तालिबान से एक आइडियोलॉजिकल उनका ये है जिसकी वजह से उनको सपोर्ट है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन ऑफिशियली तालिबान का ये स्टैंड होता है कि हम किसी भी कंट्री के इसमें मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर जैसा मैंने बताया, दुरंद लाइन की वजह से कहाँ अफ़गानिस्तान ख़त्म होता है और कहाँ पाकिस्तान शुरू होता है, इस पर एक कंटेस्टेशन है, जैसे हमारा इंडिया चाइना के साथ है या कश्मीर में भी जैसे है। पर कश्मीर जैसा सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये बॉर्डर को लेकर एक कंटेस्टेशन है, क्योंकि दुरंद लाइन को अफ़गानिस्तान रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान, अभी कल ही मैंने 2-3 दिन पहले एक तस्वीर देखी कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, अफ़गान एम्बेसी में दावत हुई, और हाँ, वो उस तरह उसमें वहाँ का जो मजहबी हल्का है वो बहुत खुश खरामी से शिरकत कर रहे थे। वो एक ये है, क्योंकि देखिए जो वहाँ का आपने जैसे कहा मजहबी हल्का, उसमें जो देवबंदी मदरसा पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं, हक्कानी जो जैसे हैं, तो ये सारे हक्कानिया मदरसा या दूसरे मदरसे जो है वो तो पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में चलते ही थे, और ये एक आइडियोलॉजिकल एक इत्तेहाद है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन एक जो पहले भी आपने एक सवाल किया था कि जो अरब ममालिक में जो पाकिस्तान का रोल बढ़ा है और क्या उसकी वजह से रिकॉग्निशन नहीं हो पाया, मुझे लग रहा है कि अभी जो अरब ममालिक या लार्जर वेस्ट एशिया बोले, ईरान और जो भी है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान एक मतलब एक साइड इशू हो गया है। अभी ज़्यादा अहम इशू नहीं है। हाँ, अभी वो उस पर फोकस ही नहीं है। तो अभी पहले तो फ़िलिस्तीन चल रहा था, फिर उसके बाद सीरिया की बात थी, और अभी ईरान को लेके जो ये है, तो मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के प्रेशर में कोई अरब ममालिक है। ये रादर ये प्रेशर जो है, या प्रेशर की भी बात नहीं है, ये सीधी सी बात है कि जब अमेरिका करेगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया हो तो अरब ममालिक हो तो सब रिकॉग्नाइज़ कर देंगे। जब तक
वो नहीं करेंगे, अमेरिका नहीं करेगा, शायद ही ऑफिशियली अमेरिका करेंगे तो एक साथ यूरोपियन यूनियन भी हो जाना, नेटो के बाकी टर्की या दूसरी कंट्री भी करेंगे, अरब ममालिक भी तभी करेंगे। मुझे नहीं लगता जब तक वो वहाँ से आए तब तक ये डायरेक्टली कर पाएंगे इनको। अब आते हैं भारत की तरफ। 2-3 साल पहले तक, 2 साल पहले तक ऐसा लग रहा था कि तालिबान से बहुत करीब हो रहे हैं, और ये क्या नाम है, अफगान के वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ आए, मुतवक्किल 2025 में आए, लेकिन अब 26 एक साल में कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त नज़र नहीं आई है। ये सर्द महरी है या फिर मामूल के मुताबिक? नहीं, इसको आप मुझे लग रहा है कि प्रोसेस एक स्लो है बट स्टेडी है। ऐसा नहीं है कहीं कुछ चीज़ें बदली है। अक्टूबर में वो आए थे फॉरेन मिनिस्टर, जैसा आपने बताया। उसके बाद जनवरी में जो अफ़गानिस्तान, जो तालिबान के अपॉइंटेड जो डिप्लोमेट है, उन्होंने दिल्ली में आके चार्ज ले लिया। तो अक्टूबर से 3-4 महीने बाद ये हुआ। उसी दौरान एक उनके ये बिज़नेस जो ग्रुप्स है वो भी आए हुए थे बीच में। एक कॉर्पोरेट मिनिस्टर जो उनके कॉर्पोरेट अफेयर्स के हैं वो आए थे और डील साइन हुई जो यहाँ के जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं उनके साथ ट्रेड के लिए। और इतने फ्रीली इंडिया से ब्लॉगर जा रहे हैं, ये बताता है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे एक गो अहेड है उस चीज़ को। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई, एटलीस्ट जो मीडिया रिपोर्ट्स मैंने देखी है, इंडिया जिस तरीके से वीज़ा देता था अफ़गानिस्तान को, वो वीज़ा अभी भी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। बहुत ही कुछ केसेस में वीज़ा मिलती है और उसका मैंने खुद देखा। मैं पिछले महीने भी दिल्ली गया था, उसके 2-3 महीने पहले भी दिल्ली गया था। तो दिल्ली में लाजपत नगर और इस तरह के कॉलोनीज़ हैं जहाँ पे अफ़गान रेस्टोरेंट्स बहुत सारे खुल गए थे पिछले 15-20 सालों में। और वहाँ उसमें शाम में आप जाए तो लगता था जैसे आप काबुल के किसी एक मोहल्ले में हो। ये मैं 14 के पहले की बात कर रहा हूँ, सॉरी 21 के पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी वो वहाँ पे बहुत कम अफ़गान दिखते हैं। ऐसा नहीं जैसे लगता है बांग्लादेशी खाली हो गए। हाँ जी, कुछ उस तरह से। बल्कि जब मैं 4 महीने पहले गया था तो बहुत कम, ना के बराबर थे। अभी फिर भी मुझे कुछ दिख गए 2-4 दूसरे और ये कंट्री के दिखे। तो ये एक ये है कि पहले जो अफ़गान आते थे यहाँ कई हज़ार बच्चे हर साल पढ़ने आते थे स्टूडेंट वीज़ा पे। दूसरा मेडिकल वीज़ा पे आते थे, और मेडिकल वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा है तो बीच में टूरिस्ट वीज़ा, फैमिली आ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी फैमिली भी आ रही है। तो ये अच्छे खासे अफ़गान दिल्ली में खासकर दिखते थे। और वो एकदम से न के बराबर है, बहुत कम है। वो अब इंडिया को ओपन होने की ज़रूरत है, मुझे लगता है पर्सनली, कि रिलेशन ठीक करना है। तो पहले तो अफ़गानिस्तान में इंडिया का अपने स्ट्रेटेजिक मुफादात थे, मतलब अब शायद कि नहीं, जो स्ट्रेटेजिक थे पाकिस्तान, इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में, वो क्या है? एक जो है कि जो रीजनल सिक्योरिटी की बात है। दूसरा है कि इंडिया कभी ये नहीं चाहेगा न्यू दिल्ली की अफ़गानिस्तान की टेरिटरी पाकिस्तान स्पेशली यूज़ करे अगेंस्ट इंडिया। मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसको बोलते हैं मोटे तौर पे, वो कंट्रोल वो ना हो उनके अगेंस्ट। और तीसरा जो है स्ट्रेटेजिक जो इन्वेस्टमेंट है, जो दूसरी चीज़ है, तो इंडिया जैसा हमने पहले भी कई बार बात करी है कि $3 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया ने रिपब्लिकन गवर्नमेंट के टाइम में किया है। तो वो वहाँ जैसे डैम से लेकर दूसरे, रिसेंट एक खबर थी कि माइनिंग के लिए एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या ट्रेड के लिए। लेकिन क्योंकि पीपल टू पीपल मूवमेंट अभी भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, वीज़ा रिस्ट्रिक्टेड है, तो ट्रेड उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंच पाया है जो पहले था। ट्रेड धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, कुछ फ्रूट्स और ये सब फिर से ट्रेड शुरू हुई है, लेकिन उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंच पाया जिस लेवल पे पहले था। बट इंडिया जो है, ये इंडिया की तरफ से देखें, जो आपने कहा कि क्या कहीं कुछ उसमें ये आई है, तो मुझे लगता है कि वो नहीं आई है। बट इंडिया इज़ कॉशियस। इंडिया जो है एकदम से हेस्टिली आगे नहीं बढ़ रहा। इंडिया चाह रहा है कि कॉशियस, जो बोलते हैं फूक फूक के कदम रखना, वो कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अभी भी तालिबान को लेके एक इंटरनेशनल जो एक नेगेटिविटी है, वो उस इंडिया भी उसका पार्ट है। तो इंडिया इसलिए इंडिया के लिए अफ़गानिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो मैं कह रहा हूँ, उस पर इंडिया का अभी उस तरह का फोकस नहीं है। इंडिया को उनके बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं तो अच्छी बेहतर हो, या उनका मेडिकल टूरिज्म। शायद एक कंसर्न ये भी है कि अगर फ्रीली वीज़ा देंगे तो उसमें साथ कुछ मिसयूज़ भी हो सकता है, मिसयूज़ भी हो सकता है, ये सिक्योरिटी मिसयूज़ हो सकता है, कोई टेररिस्ट भी आ जाए या इस तरह की शायद एक अप्रीहेंशन है।
लेकर अफ़गानिस्तान को, तो वो अभी तक मुझे लगता है कि बना हुआ है, जिसकी वजह से बहुत इंडिया कॉशियस रहती है। अब आते हैं और तालिबान को लेके जो आइडियोलॉजिकल भी एक वो है कि ये एक झिझक है, एक्सट्रीमिस्ट, हाँ एक एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस, यहाँ भी स्ट्रीम लोग हैं, वहाँ भी दो अलग अलग स्ट्रीम, हाँ दो अलग ग्रुप है, दो अलग एक्सट्रीम के हैं, तो इसलिए वो एक झिझक है जो आप। अब मेरा आखिरी सवाल है कि अफ़गानिस्तान का जो तालिबान लीडरशिप है, ये तो मतलब कोई रिपब्लिक नहीं है, कोई इंतखाब नहीं है, ये सिस्टम कब तक चलता रहेगा? अब ये कहना क्या इसकी वजह से वहाँ के लोग इनसे थक जाएंगे कि एक ही तरह के लोग हैं? देखिए फ्यूचर ये कहना मुश्किल। इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं 2019 में अफ़गानिस्तान में फील्ड वर्क कर रहा था इलेक्शन के जस्ट पहले, तो वहाँ पे दबे ज़बान में कई जगह मुझे ईरान मॉडल सुनने को मिलता था। कि अगर जो तब ये मैं 19 की बात कर रहा हूँ, जब दोनों तालिबान ग्रुप और दूसरे में दोहा में बातचीत चल रही थी, डील भी साइन हो रहा था, और तो ऐसा लग रहा था एक टाइम में, तो ऐसा लग रहा था कि शायद इलेक्शन हो ही नहीं। कैंप डेविड में बुलाने वाले थे अमेरिकन प्रेसिडेंट, वहाँ दोनों डील साइन होने की भी बात हो रही थी, तो एक टाइम में ऐसा भी लग रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि शायद इलेक्शन नहीं हो, या इलेक्शन हो भी तो जो गवर्नमेंट बने वो ईरान मॉडल हो। जो ईरान मॉडल कहने का मतलब है कि जो क्लरिकल जो है, जो क्लरिक्स है, उनको एक पोजीशन थी, और एक बाकी फंक्शनिंग के लिए एक इलेक्शन भी होते थे, एक प्रेसिडेंट भी होता था। उम्मीद थी लोगों को कि अगर तालिबान से निगोशिएट होगा कुछ इस तरीके की कुछ एक डील हो जाएगी, जो कि हुई नहीं। तालिबान वापस आ गए। अभी जो तालिबान है वो जैसा आपने बताया कि ये एक डेमोक्रेसी भी नहीं है, ये ऑफिशियली किंगशिप भी नहीं है, एक तरह की एरिस्टोक्रेसी है जो रिलीजियस उलमा और उनके जो लॉयल्स लोग हैं उनकी चल रही है। ये कब तक चलेगी ये कहना मुश्किल है। जैसा मैंने पहले ही शुरुआत में बोला कि एक स्टेबिलिटी आ गई है, लेकिन स्टेबिलिटी आने का मतलब ये नहीं होता कि सब कोई खुश है। जी। दूसरी बात है कि तालिबान जो है पूरी कंट्री पे कंट्रोल है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत इंक्लूसिव गवर्नमेंट है। हर तबका कबूल करने तैयार है, हर तबका कबूल कर रहा है, डर से कबूल है, या अभी बहुत सारे अलग अलग बिरादरी है, अलग अलग कबाइली है, अलग अलग कबाइल है, अलग अलग एथनिसिटी है, ताजिक है, उज़्बेक है, हज़ारा है। और तो अभी उनके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है। और दूसरी बात, इस अपोजिशन को बाहर से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं अमेरिका तैयार है, नहीं अरब ममालिक तैयार है, नहीं पाकिस्तान या इंडिया या रूस या चाइना, किसी का अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये अपोजिशन आज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि एक एंगर एक ग्रीवांस तालिबान को लेकर तो है ही। एक तो जैसा आपने बताया अलग अलग बिरादरी और एथनिसिटी की बात है, पर दूसरा जो विमेन इशूज़ पे है या दूसरे इस तरह के इशूज़ हैं उसको लेकर भी एक ग्रीवांस है। उस ग्रीवांस को अगर के कोई फैक्शन या कोई ग्रुप यूनाइट कर पाता है, कोई मोबिलाइज कर पाता है, तो अगर के तालिबान ऐसे ही रहे जैसे ईरान में या दूसरी जगह हुआ, कि ईरान में भी इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद पावर में आए, पर उन्होंने धीरे धीरे चीज़ों को रिफॉर्म किया, उन्होंने इलेक्शन कराए और बहुत सारी चीज़ें। अगर वो ईरान से सबक लेकर वैसी चीज़ें करते हैं अगले कुछ सालों में, 5 साल तो ऑलरेडी हो गए, पर अगर वो अपने गवर्नमेंट को और इंक्लूसिव नहीं बनाते और कुछ मोर पार्टिसिपेटरी नहीं बनाते, वो पार्टिसिपेशन कैसा होगा वो डिपेंड करता है, उनको तय करना है। हाँ, लेकिन एक पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट और इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं होगी, थोड़े और ओपन नहीं होंगे स्पेशली गर्ल्स को लेकर, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। कोई एक कंट्री आज ट्रम्प ही कर दे या कोई और कंट्री कल को जो है अगर उन्हें सपोर्ट कर दे अपोजिशन को, तो ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत दिन कायम रह पाएंगे। और ज़्यादा दिन पावर रहने की वजह से इनके भी करप्शन आ जाएगा, करप्शन आएगा। एक ग्रीवांस हमेशा ही एक एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम बोलते हैं वो बनना शुरू हो जाना। तो फिर एक बात ये भी है कि हम लोग जब बोलते हैं ईरान मॉडल, तो ईरान चूँकि शिया मॉडल से आते, शिया में खिलाफत का तस्वुर भी है, इमाम का तस्वुर है। तालिबान सुन्नी है, उनके यहाँ इस तरह का कोई ईरान मॉडल कहने का मतलब था कि एक क्लरिकल ग्रुप जिनको इनको जैसे ख़ुमैनी को वहाँ इमाम का एक कॉन्सेप्ट है, एक इमाम नहीं है, वो सुन्नी में नहीं है। तो इसलिए ये बात भी सही है कि वैसा ये इसकी वजह से अब तक इस तरह नहीं कर पा रहे हैं। ये आप कह सकते हैं कि लेकिन मॉडल अगर के तालिबान को रेलिवेंट भी रहना है और एट द सेम टाइम पार्टिसिपेटरी भी बनाना है, तो कुछ इस तरीके का मॉडल अगर नहीं करेंगे तो एक रीजन में, क्योंकि ये तो मोनार्की तो है नहीं, ये तो अरब कंट्रीज़ की तरह कोई किंग एक है कि उनकी लॉयल होंगे। अभी तालिबान के जो लीडर है वो बहुत पावरफुल है और वो रूल ऑफ एक तरह से मिलिट्री माइट
के बेसिस पे वो पावर में है। तो पर उनके वफात के बाद फिर कौन? जी जी उनके बाद फिर कौन? ये वाली एक जो चेन ऑफ हायरार्की वाली जो इशू रहेगी वो तो रहेगी ही। जी जी तो वो कब तक सक्सेसफुल होंगे ये देखने वाली बात है। इंटरेस्टिंग है जो आपने बोला कि इमामत नहीं है, बट खिलाफत का सिस्टम तो ये जिस तरीके से देखते हैं जी, कि जी। वो एक खिलाफत मतलब वहाँ तो सिस्टम, ईरान वाला सिस्टम में तकद्दुस हाँ, है, उनको हाँ, मतलब उनके गुनाहों को, उनकी गलती को नहीं गिना सकते हैं एक तरह से। जी जी, आले रसूल वाला एब्सोल्यूट है, जो सुन्नियों में रेवरेंस उस तरह की का बात कॉन्सेप्ट है, नहीं है। जी, जी। रेवरेंस की बात है वो नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ईरान की पूरी, अफ़गानिस्तान की पूरी सियासत पर बातचीत की। और ये अफ़गानिस्तान का फ्यूचर, मुस्तकबिल वही इसी वक्त साबित होगा कि आम लोगों को कितना पार्टिसिपेट हो रहा है और कितने लोगों को एंगेज कर रहे हैं, और कब तक दुनिया उनसे दूरी बना के रखेगी। अगर किसी दिन अगर किसी ने इंटरेस्ट लिया तो फिर क्या होगा। आपने बहुत सारे सवालात का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया ज़रूर शेयर करें, और हम इसी तरह से आलमी मसाइल पर आपके लिए अलग अलग मौज़ूआत पर इंटरव्यू और रिपोर्ट लेते ज़रूर लाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस इंटरव्यू पे कमेंट ज़रूर करेंगे। आपको कैसा लगा? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।